नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का जो हमारा मैथ चल रहा है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, यानी जिनके चांस है कि वो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमने लिया है कि लासा 12 और 21 का दे रखा है 84। तो ये हमको दिया गया है, तो हमसे मासा पूछा गया है 12 और 21 का क्या होगा। तो देखिए, आप जानते हैं जब आपको दो संख्याएं पता हो और लासा पता हो तो मासा अगर पूछा जाए तो यहाँ से आप सूत्र लगा देंगे कि मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में लग जाएगा आपका लासा। कोई प्रॉब्लम जी नहीं, तो लगा दीजिए। मासा तो हमसे पूछा है, पहली संख्या है हमारी 12, दूसरी संख्या है 81 और लासा हमें दे रखा है 84। लगा दिया हमने मान। तो देखिए 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, तो हमारे पास बचा 21/7। 7 से काटेंगे तो 7 तियाँ 21, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, यानी हमारा जो मासा होगा वो 3 होगा। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप बताइए क्या होगा। यानी इसको हमें छोटा करके काट कूट के जो भी बचेगा वो हमें लिख देना है। तो देखिए हमारे पास संख्या दे रखी है 148/185। अब आप इसे ट्राई करेंगे काटने का, भाई 3 से काट के देखोगे, 7 से, तो ये किसी नंबर से नहीं कटने वाला। दरअसल ये थोड़ा ट्रिक का सवाल है। तो इसमें क्या करना है, आपको 37 से काट देना है इसको। कैसे? 37 से। तो 37 चौके बन जाएंगे आपके 184 और 37 पंजे बन जाएंगे 185। तो जो हमारा आंसर बच जाएगा वो बचेगा 4/5। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 4/5। देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन सीखते हैं। इसमें लिखा है 2 tan 45/1 + tan² 45 का मान होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, बस केवल मान लगा दीजिए। देखिए 2 की जगह 2 गुणा tan 45 का मान 1 होता है, बटे 1 की जगह 1 और tan² 45 है तो tan 45 का मान 1 होता है, घात हमने 2 कर दी। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 1 और बटे में 1 की घात 2 का मान भी 1 होता है। तो ये कितना बचेगा यहाँ से 2/2 और 2 से जब 2 काटोगे तो 2 एकम 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1। अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए कितने होंगे। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे हैं, तो आपको यहाँ से मध्य बिंदु के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको मैं बता दूं, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं समझा दूं, जो पहला बिंदु है हमारा, इसमें से हम हमेशा निकालते हैं x1 y1, और जो दूसरा बिंदु है इसमें से हम हमेशा निकालते हैं x2 y2। तो बस ये वाले मान यहाँ पे लगा दीजिए, अपने आप देखो आंसर बचेगा। x1 की जगह -2 प्लस x2 की जगह भी कितना है -2 बटे में 2, y1 की जगह 6, y2 की जगह 10 बटे में कितना 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ से माइनस के 2 है, प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा बटे 2, 6 और 10 कितने हो जाएंगे 16/2। तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बचेगा -4/2 और यहाँ बचेंगे 2 से काटो तो कितने हो जाएंगे 8। तो अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो हमारा जो मध्य बिंदु का मान आ जाएगा -2,8। अब यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन कि यदि sec थीटा का मान 2 हो तो थीटा का मान बताइए कितना होगा। तो आइए देखिए लिखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है sec थीटा बराबर 2। अब आपको ये देखना है कि ये 2 मान होता कब है। तो देखो 2 मान, एक तो होता है sec 60 का और एक होता है cosec 30 का। तो फिर हमें cosec से तो कोई मतलब है नहीं, तो फिलहाल हम sec में ही देखेंगे कि sec वाले में कौन सी वैल्यू पे मान हमारा 2 होता है। तो देखिए क्या करेंगे, sec थीटा की जगह sec थीटा और इस 2 की जगह हम लिख देंगे sec 60। अब आप कहोगे सर क्यों लिख दिया, क्योंकि बेटा sec 60 का मान कितना होता है 2, sec से sec खत्म हो जाएगा, तो हमारी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो थीटा का मान हो जाएगा
60 अंश। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए वैसे देखने में आपको ये बहुत कठिन सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कैसा, ही मैं समझाता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। देखिए मैं आपको समझाऊँ, एक बार हम पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को तो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब आपको अगर सूत्र यहाँ से याद है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ये हमने ऐसे रहने दिया। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह। अब ये 1 गुणा में है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 को ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा काय के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा की गुणा आप 1 में कर लोगे तो आंसर कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यदि किसी आवर्ती वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो उसका बहुलक बताइए कितना होगा। तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ इस तरीके के सवाल कैसे हल करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए हमें दे रखा है माध्य, और कितना दे रखा है 20.5, और हमें दे रखी है माध्य का, कितनी दे रखी है 21, और हमसे बहुलक क्या करा गया है, पूछा गया है कि बहुलक बराबर क्या। अब देखिए जब इस टाइप का सवाल आपके सामने आए, माध्य पता हो, माध्य का पता हो और बहुलक पूछा जाए, तो हम यहाँ से देखिए आपको एक सूत्र बता रहे हैं, सूत्र को आप लगाना है आपको। वो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। इस सूत्र को लगा के आप मिनट से पहले बहुलक निकाल सकते हो। यदि बहुलक दे रखा हो, इनमें से कोई सा पूछा हो, तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करें। तो देखिए बहुलक तो हमको निकालना है, तो बहुलक की जगह तो हम क्या रहने दे रहे हैं यहाँ पे, बहुलक, क्योंकि बेटा ये हमको क्या करना है, पता करना है। 3 की जगह 3, माध्य का की जगह 21 माइनस 2 गुणा माध्य की जगह 20.5, बस सॉल्व कर लो। 3 की गुणा करेंगे किस में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। 20 की गुणा करोगे तुम, 20 की गुणा करोगे 2 में, तो कितना आ जाएगा 41। तो 63 में से जब 41 घटाओगे तो कितने बचेगा 22। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अब यहाँ सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर की घात 2 है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप का सवाल कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो चीज हमें मालूम है। तो हमें दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई सेंटीमीटर की घात 2। अब देखिए आप थोड़ा सा देखो, ध्यान समझना। अब सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये क्या चीज हमको दे रखी है। तो हमको दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन के आधार किसकी तरह होता है, वृत्त की तरह होता है, गोल गोल। तो बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो या शंकु के आधार का या वृत्त, चूंकि बेटा वो सब गोल ही तो होते हैं, नीचे से वृत्त के समान होते हैं, इसलिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और कितना दे रखा है 9 पाई, पाई से आपने पाई काट दिया, तो r की घात 2 बराबर 9, और घात 2 जब हटेगी तो कहाँ पहुंचेगी, अंडर रूट में, और अंडर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा आपकी त्रिज्या का आंसर कितना, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान बताइए क्या होगा। अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी हमें समीकरण दिए पहले उसको नोट करिए। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। अब यहाँ से यूँ कह रहा है कि यदि इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो m का मान बताइए। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे तुलना करने पर। तो जब तुलना करोगे बेटा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको a का मान कितना प्राप्त होगा 3, और b का मान -12 और c का मान n। तो दोबारा सुन लीजिए,
एक्स स्क्वायर की जो साथ में वैल्यू है वो ए का मान है, एक्स के साथ में जो वैल्यू बी का मान है, और एम के साथ में जो लास्ट वाली जो वैल्यू हमारी वो सी की वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे कह रहा है कि मूल अगर बराबर है तो किसका मान बताओ, एम का मान बताओ। अब आप लिखोगे यहाँ से कि मूल कब बराबर होते हैं, तो लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए। तो देखिए मूल बराबर होने के लिए डी का मान कितना होता है, 0 होता है, और डी का मतलब है विवितकर, तो विवितकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। यदि मूल बराबर होने की बात कह दी जाए कभी तब, तो आप डायरेक्ट बी स्क्वायर बराबर 4ac लगा लें, इस तरीके से पूरा करके देख लें। अब बी की जगह लगा दीजिए -12 की घात 2, 4 की जगह 4, ए की जगह 3 और सी की जगह m। अब -12 की घात 2 का मतलब है -12 गुणा -12, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 12 की गुणा 12 में करेंगे तो 144, और 4 3 12 और m सीधे कर देंगे, तो 12 m का मान बचेगा बराबर 144। तो यहाँ से जब m का मान निकालोगे तो 144 बटे 12, और 12 से 12 काटेंगे तो 12 बारियम 144, तो m का मान आ जाएगा हमारा कितना, 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम m की जगह 12 लगा दें तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि 2 sin 30 cos 30 का मान बताइए कितना होगा। ठीक, 2 sin 30 और cos 30 का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 sin 30 और cos 30। अब यहाँ से यदि आपको मान याद है तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। देखिए कैसे, 2 की जगह 2, sin 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, और sin 60 का मान होता है √3/2। फिलहाल 2 से हम 2 काट दिया तो हमारी वैल्यू बच गई √3/2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जब विकल्प में आता है, तो यदि विकल्प में ये वाला आंसर दे रखा है तो आप इतने को आंसर छोड़ दें, यहाँ पे √3/2। कई बार इसे ना देखे ना, इसको और आगे बढ़ा देता है, जैसे sin 60, तो sin 60 का भी तो मान यही होता है, या cos 30, तो इस तरह से भी कई बार वैल्यू उसमें विकल्प के अंदर दे देता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर है √3/2, और आप अपने जैसा विकल्प में दिया उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना, देख लेना। अब देखिए सुनिए इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से, इस वीडियो में मैं फिलहाल इस 10 क्वेश्चनों को ही बना रहा हूँ। आगे मैं प्रयास करूंगा इसी तरह से 10-20 क्वेश्चन की जितनी भी वीडियो बन पाएंगी मैं आपको बनाऊंगा, जब तक हमारे एग्जाम है तब तक। लेकिन देखिए एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं पिछले कई महीनों से लगातार चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत चल रही है मुझे लगता है कि उस हिसाब से व्यूज़ वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, सारी चीज़ें मैंने ट्राई करके भी देखी हैं। बाकी देखिए जब थोड़ी कोई हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत का जब रिजल्ट हमें मिल रहा होता है तो थोड़ा मेहनत करने में भी अच्छा लगता है, वरना ये लगता है कि पता नहीं क्यों हम वैसे व्यर्थ में अपना गला फाड़ रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट आप सब बच्चों से है कि यदि वीडियो थोड़ी सी भी आपको इंटरेस्ट लगती हो, लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अपने साथ वाले बच्चों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें। लाइक कमेंट्स जो भी आपको करना है कर दो। चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह से मैं आपको आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।